जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आपको मिलवाऊंगा दीपेंद्र राजपूत जी से, जो कि सागर के रहने वाले हैं। इन्होंने 31 जनवरी की दूसरी शिफ्ट में 87 मार्क्स लेकर आए हैं। ये अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ज़रूर इनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं दीपेंद्र से। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह राजपूत है और मैं सागर ज़िले के पास का रहने वाला हूँ। मेरा एग्ज़ाम 31 तारीख को था और मेरा स्कोर 87 मार्क्स रहा है, और जिसके लिए मैं अवधेश भदौरिया सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके मार्गदर्शन और उनके एनालिसिस देखने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, और उन्होंने जो मैथ्स रीजनिंग में जो क्वेश्चन एनालिसिस में कराए थे वही क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम में आते हैं और आ रहे हैं, और आपको वो क्वेश्चन करने से बहुत लाभ होगा। आप वो क्वेश्चन जरूर देखें, और अभी तक जो एनालिसिस जितने भी एनालिसिस में अवधेश सर ने क्वेश्चन कराए हैं वो सभी क्वेश्चन आप देख लें। उनसे आपको ये लाभ होगा कि आपको एग्जाम में ये नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। और कुछ बातें हैं जो मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, जिनका भी पेपर आने वाले 2-5 दिन में हो या 10 दिन में हो, जिनके पास अभी समय हो और जिनके पास नहीं भी हो, तो वो मेरी 2-4 बातें हैं उनको ध्यान में रखें। जैसे पहली बात ये कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा रहा है या लेवल बहुत हाई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी तैयारी अच्छी है, जो बहुत अच्छे समय से तैयारी कर रहे हों, जो निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं, जिनके सब्जेक्ट अच्छे हों, मैथ्स रीजनिंग और एमपीजी के और साइंस, इतना ही आप का पोर्शन अच्छा होना चाहिए, तो आप इतने से इतना स्कोर 80% स्कोर आप कर सकते हैं अगर आपके 4 सब्जेक्ट अच्छे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 100 में से 10 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के हैं। मतलब ये है कि हाँ, उन्हें हम टफ कह सकते हैं, कि मतलब वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो हमने शायद कहीं ना पढ़े हों। बाकी 90 क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो आप कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, और आप अगर थोड़ा सा उनको ध्यान से करेंगे, व्यापम की लैंग्वेज को समझेंगे, तो आप उन क्वेश्चन को बना पाएंगे। और अगर हम मैथ रीजनिंग की बात करें तो 65 नंबर की मैथ रीजनिंग आ रहा है, उसमें कभी 30 नंबर की मैथ्स हो सकती है, कभी 35 नंबर की रीजनिंग, या मतलब लगभग 65 नंबर का है। उसमें आप ये हिसाब लगाएं कि कौन कितने का क्या आ रहा है। बस आप ये देखें कि मैथ्स रीजनिंग आ रहा है, वही आपके लिए प्लस पॉइंट है, वही आपका मतलब सिलेक्शन कराएगा, वही आपका स्कोर एनहेंस कराएगा। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए मैं सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने पहले मैथ्स पढ़ रखा है और जिनका रिवीजन हो चुका है, वो सिर्फ अवधेश भदौरिया सर का एनालिसिस देखें और कुछ ना देखें, कहीं परेशान ना हो, उसी से सब कुछ आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब पेपर लगाना चालू करें तो आप 1 से लेके 35 नंबर के प्रश्न शुरुआत में हल ना करें, आप 36 से लेके 100 तक के प्रश्न करें। उसमें आपको मैथ रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे जो कि आपसे बन जाएंगे, और आप अगर आपसे मैथ रीजनिंग के अच्छे प्रश्न बन जाते हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर आप अगर जीके में से 65, अगर आपके 65 में से 60 भी आते हैं, और जीके में अगर आपके 15 क्वेश्चन भी बनते हैं 35 में से, जो कि जाहिर सी बात है कि आपसे बन जाएंगे, क्योंकि इतने 15 क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के आ रहे हैं, जो आपने कभी ना कहीं पढ़े हैं और इजी हैं, तो वो आप बना लेंगे तो 75 तो आपके आ ही जाएंगे। और कुछ थोड़ा सा आप तुक्के लगा सकते हैं, तो 2-5 नंबर अगर ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो वो आपके वो लग जाएंगे। और जो बच्चा थोड़ा कम तैयारी किया हुआ है उनके लिए ये बात, और जिनने तैयारी करी हुई है उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि पेपर कहीं से आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस पेपर को इस तरह से लगाएं कि आप टेस्ट दे रहे हैं, और आप बिल्कुल ये ना सोचें कि घबराएं नहीं कि पेपर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब बिल्कुल ना सोचें। बिल्कुल फ्रेश माइंड से दें, इतने अच्छे से आप पेपर दें। आप ये सोचें कि आप टेस्ट लगा रहे हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी यही रही है। मेरे जो दोस्तों के पेपर हुए थे उन्होंने मुझे बताया कि यार वहाँ मतलब टेंशन होती है, घबराहट होती है, हाथ कांपने लगते हैं, तो उस बार उनने जो बताया तो उस हिसाब से मैंने ये सोचा कि मैं मतलब ये सोच के टेंशन नहीं लूंगा कि मेरा तो होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, अपना बेस्ट देना है। जो मुझे आता है वो मुझे गलत नहीं करना, जो मुझे नहीं आता उस पर मुझे ध्यान नहीं देना। तो मैथ रीजनिंग में कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं, 2-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका समय खाएंगे,
और आपको परेशान करेंगे, और आप अगर उनमें उनमें लगे रहेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरी उसको आप बोल सकते हैं कि मतलब मैं अपनी जो बात बोलना चाहता हूँ उसका कहने का मतलब ये है कि आप मैथ रीजनिंग में जो क्वेश्चन ना बन रहा हो उसको आप छोड़ दें, 1 मिनट उस बन रहा हो उसको आप छोड़ दें, 1 मिनट उसको दें। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे आ रहा है तो आप उसको करें, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं आ रहा तो उसको हटा दें आप और आगे के प्रश्न करें, अपना समय ज़ाया ना करें। और बाद में जब आपका जीके आप लगा लें, अगर आपको समय मिलता है तो आप उन क्वेश्चन को देखें, अगर जो भी आपको एग्जैक्ट आंसर ना भी आए तो आप उसके आसपास का आंसर लगा दें। और कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के ऐसे आ रहे हैं जो आपको अप्रोक्स मानकर करने पड़ेंगे, अगर 266 है तो 260 करना पड़ेगा, और अगर 19 है तो आपको 20 करना पड़ेगा, या पॉइंट में है तो आपको आसपास की संख्या देखनी पड़ेगी। आंसर का वेरिएशन ऐसा है कि 3, 6, 9, 12 ऐसा आंसर है, तो आपको आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। और रही बात मैथ रीजनिंग की और के बाद साइंस की और एमपीजीके की, तो एमपीजीके के 5 क्वेश्चन बिल्कुल इजी आ रहे हैं, जो हलवा बोल सकते हैं, मैं बुंदेलखंडी भाषा में बोलूँ तो वो बिल्कुल हलवा हैं, बिल्कुल ऐसे हैं कि आप मतलब उनको कैसे भी बना सकते हैं। और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, मतलब जिसने थोड़ा अंदर स्टडी किया हुआ है और जिसने 5, 10 बार एमपी पढ़ा होगा वो भी बना लेगा। और आप एमपी का करंट जरूर पढ़ के जाएं। और विविध में ऐसा हो रहा है, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, किसी दिन स्पोर्ट्स से विविध का क्वेश्चन, किसी दिन नृत्य से विविध का क्वेश्चन, या किसी दिन कुछ से, तो थोड़ा सा विविध पढ़ लें आप, मतलब त्योहार भी पढ़ लें आप, नृत्य भी पढ़ लें, और स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी पढ़ लें कि कौन से उसमें मतलब खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, या कौन, और इस महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को भी देख लें। और मध्य प्रदेश से जितने भी स्पोर्ट का जो पोर्शन है, मतलब मैं जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है मैं तब से अभी तक देख रहा हूँ कि हर पेपर में स्पोर्ट से लेके एक क्वेश्चन आ ही रहा है, खिलाड़ी से लेके जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो वो क्वेश्चन आएगा, आप उसका 1 नंबर पक्का माने। और साइंस में जो टेक्सोनॉमी है, वर्गीकरण, मतलब पादप जगत और जंतु जगत, उसको जरूर पढ़ के जाएं, जितना अच्छा हो सके आप उसको पढ़ के जाएं, वो आपको 4 से 5 नंबर दिलाएगा साइंस में। और बाकी जो साइंस आ रही है बिल्कुल बेसिक फिजिक्स आ रही है, केमिस्ट्री अभी तो नहीं आ रही है, आगे आ जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से केमिस्ट्री उतनी नहीं आएगी तो ये धातु अधातु आप थोड़ा सा पढ़ लें और थोड़ा परमाणु पढ़ लें, उसके अलावा आप कुछ ना पढ़ें। और फिजिक्स भी बिल्कुल बेसिक पढ़ें, बिल्कुल फिजिक्स ऐसी आ रही है, मात्रक देख लें, और यांत्रिक ऊर्जा गतिज थोड़ा सा प्रकाश देख लें, मतलब बेसिक ऊपर उससे आपको बन जाएगा। और बायोलॉजी में टेक्सोनोमी के अलावा आप रोग पढ़ लें, विटामिन पढ़ लें, और 1-2 टॉपिक मानव शरीर तंत्र, जैसे आप उत्सर्जन तंत्र और कंकाल तंत्र, ये और आपका मस्तिष्क वगैरह, ये थोड़ा देख लें, लूसेंट से ही देख लें, उसके अलावा आप ना देखें ये चीजें मानव शरीर तंत्र। टेक्सोनोमी बस अच्छे से पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा। और बाकी बिल्कुल और जीके के चक्कर में ना पड़े। हाँ, थोड़ा सा हिस्ट्री को आप दे सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से हम शुरुआत से लेकर अब तक देख रहे हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। और मेरे पेपर में 4 क्वेश्चन थे और आज भी शायद 4 क्वेश्चन आए हों, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बराबर आ रहे हैं। तो जिनका पेपर 1-2 दिन बाद हो तो वो भी कुछ नहीं है, ऊपर अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे तो 2 से 4 घंटे में लूसेंट की हिस्ट्री निपटा लेंगे। संधियां देख लें, महत्वपूर्ण तिथियां देख लें, आधुनिक काल में गांधी जी को पढ़ लें, और महत्वपूर्ण घटनाएं देख लें जो हमें लगता है कि हाँ ये चीजें आ सकती हैं। ऐसा टफ नहीं आ रहा है पेपर। और पॉलिटी से कुछ नहीं आ रहा है, जियोग्राफी से कुछ नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक मतलब फुल फॉर्म्स टाइप के आ रहे हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, या एक चीज एक वाक्य दिया रहता है तो उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं। तो वो मेरे हिसाब से अगर आपने पढ़ा हो कभी तो आप उसको पढ़ें, अथवा बिल्कुल ना पढ़ें। आप उससे अच्छा ये है कि आप जो मैंने 4 सब्जेक्ट बताए उस पर कमांड करें, आपका 80+ स्कोर होगा और आप एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। और ये सोच के बिल्कुल मत जाएं कि इतने लोग हैं, मेरा कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये सब बिल्कुल ना सोचें। मैं भी सोच के गया था कि अरे मैंने उतने लोगों को देखा, लेकिन जब मेरा स्कोर आया तो मैंने सेंटर में टॉप किया, उतने नंबर किसी के नहीं थे। ये मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मेरी तैयारी जिस हिसाब की थी तो वही आपको स्ट्रेटेजी मैंने बताया हूँ। 10 दिन, अंतिम 10 दिन या 5 दिन आप सिर्फ एमपी साइंस और मैथ्स रीजनिंग के लिए सिर्फ आप अवधेश सर को देखें और आप कुछ ना पढ़ें। और जो मैंने बताया कि 35 से 40 प्रश्न जो संख्या है उससे लेकर 100 तक मैथ रीजनिंग से स्टार्ट करें और फिर बाद में जीके करें, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा।
और सभी के लिए शुभकामनाएं। आप आज बहुत अच्छा पेपर करें और बिल्कुल परेशान ना हो। अगर वैसे तो पेपर सभी का अच्छा जाएगा, मेरी तो सबके लिए यही शुभकामनाएं हैं। और सर को चरण स्पर्श और सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर को एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए कुछ बता पा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो बात मतलब मुझे लगी कि इस वीडियो में बता देनी चाहिए तो वो सब बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो मेरी अगर आप बात माने, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि व्यापम में मतलब मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया व्यापम का पहले कि व्यापम का पैटर्न क्या था, बस हाँ प्रीवियस ईयर लगाए थे तो थोड़ी लैंग्वेज जानता था उसकी, और बस चिल हो के पेपर दें। पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर आपने तैयारी करी है तो। तैयारी करने वालों के लिए ही पेपर है, पेपर उसी के लिए है और सिलेक्शन की पोस्ट उसके लिए जिसने पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा उसका कुछ नहीं होगा, ये मैं बात से कह सकता हूँ। और जिसने पढ़ा है उसका सिलेक्शन 100% होगा, उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो इसके साथ ही मैं मतलब अपना वीडियो खत्म करना चाहूँगा और यही बातें थी। तो नमस्कार।